आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त फिल्म लेकर आया हूँ। इस फिल्म में जेसन स्टेथम मुख्य भूमिका में हैं, जो एक जानलेवा हत्यारे का पीछा करते हैं। उस किलर ने जेसन स्टेथम के सबसे करीबी दोस्त को मार दिया था। सैन फ्रांसिस्को शहर में एफबीआई के 2 एजेंट जॉन क्रॉफोर्ड और टॉम लोन एक बंदरगाह के गोदाम में मौजूद हैं। वहां ऐसा लग रहा है कि चीनी अपराधी गिरोह ट्रायड्स किसी दूसरे गैंग के साथ लड़ाई और गोलीबारी कर रहे हैं। जब पीछे से गोलियों की आवाज आती है, तब भी दोनों एजेंट घबराते नहीं और शांत खड़े रहते हैं। क्रॉफोर्ड गुस्से में है क्योंकि उसने 2 साल तक जो केस पर मेहनत की थी वह कुछ ही मिनटों में खराब हो गई। दोनों एजेंट अपनी बंदूकें तैयार करते हैं और सीधे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। उन्हें जमीन पर बहुत से मरे हुए लोग दिखते हैं और वे उस दिशा में जाते हैं जहां से गोलियां चल रही हैं। क्रॉफोर्ड को जमीन पर एक खास गोली दिखाई देती है और उसे देखकर वह डर जाता है। इससे पहले कि क्रॉफोर्ड कुछ करे, टॉम पहले ही लड़ाई में फंस जाता है, इसलिए क्रॉफोर्ड भी तुरंत उसकी मदद करने लग जाता है। क्रॉफोर्ड देखता है कि एक आदमी दूसरे को मार रहा है, लेकिन वह उसे पकड़ने से पहले ही भाग जाता है। टॉम एक और किलर को मार देता है, लेकिन उसी समय क्रॉफोर्ड के कंधे में गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद क्रॉफोर्ड को ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी यादों की तरह सामने आ रही है। तभी कोई उस हमलावर को गोली मार देता है और वह आदमी पानी में गिर जाता है। क्रॉफोर्ड टॉम को बताता है कि जापानी माफिया याकूजा ने ट्रायड्स को खत्म करने के लिए एक किराए के किलर को रखा था। अजीब बात यह है कि सीआईए ने भी उसी किलर का इस्तेमाल किया था और उसका नाम रोग है। लेकिन रोग ने धोखा देकर अपने ही साथ काम करने वाले 5 एजेंटों को मार दिया। क्रॉफोर्ड टॉम को रोग की खास गोलियां दिखाता है जो टाइटेनियम की बनी होती हैं और उनके अंदर यूरेनियम होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और दोनों एजेंट उन्हें अपना एफबीआई पहचान पत्र दिखाते हैं। कुछ दिनों बाद टॉम की पत्नी उसे फोन पकड़ाती है। क्रॉफोर्ड फोन पर टॉम से कहता है कि वह मैच देखने के लिए उसके घर थोड़ी देर से आएगा। फोन खत्म होने के बाद हमें क्रॉफोर्ड की पत्नी जेनी दिखाई जाती है। उसी समय टॉम के घर के बाहर एक कार रुकती है और उसमें से एक आदमी पिस्तौल लेकर निकलता है। वह आदमी घर में घुसते ही टॉम की पत्नी को जमीन पर गिरा देता है। वह टॉम को गोली मार देता है और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर देता है। वह टॉम के परिवार वालों पर 2 गोलियां चलाता है और पूरे घर में आग लगा देता है। क्रॉफोर्ड की पत्नी उसे जगाती है। जब उसे कुछ दिखाई देता है, टॉम के घर के बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी है। क्रॉफोर्ड जल्दी से बाहर आता है और अपना एफबीआई बैज दिखाता है। उसे पता चलता है कि 3 लोग मर चुके हैं। जब वह एक शव देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उल्टी जैसा महसूस होता है। उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही है, जबकि क्रॉफोर्ड सुरागों की तलाश में घर के अंदर जाता है। उसे वहीं खाली कारतूस मिलता है जो उसने पहले डॉक पर देखा था। वह उस सबूत को मजबूती से पकड़कर बाहर आता है। 3 साल बाद एक स्पाइकर C8 कार एक क्लब के सामने आकर रुकती है। रोग कार से निकलता है और उसे क्लब में वीआईपी एंट्री करता है। वह सीधे गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार देता है। फिर वह याकूजा गैंग के लोगों पर गोली चलाने लगता है। बाकी याकूजा के सदस्य अपनी पिस्तौल निकाल लेते हैं और लगातार गोली चलाते रहते हैं जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। एक आदमी यह चेक करने जाता है कि क्या रोग मर चुका है या नहीं। तभी उस आदमी का कुत्ता वापस आता है, लेकिन उसके शरीर पर बम बंधा हुआ होता है। अचानक जोरदार धमाका हो जाता है। एक याकूजा सदस्य जो अभी जिंदा है, रोग को देखकर कहता है कि धोखा देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कुछ ही समय बाद वह आदमी भी मर जाता है। इसके बाद पूरी जगह पुलिस के नियंत्रण में दे दी जाती है। क्रॉफोर्ड वहां पहुंचता है और उसके साथ एक और एजेंट होता है जिसका नाम विक है। ऐसा लगता है कि धमाके के बाद एक आदमी अभी भी जिंदा है, इसलिए क्रॉफोर्ड उसकी मदद करने उसके पास जाता है। क्रॉफोर्ड ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह डॉक्टर हो और घायल आदमी का इलाज करने की कोशिश करता है। जब उस घायल आदमी को पता चलता है कि क्रॉफोर्ड असली डॉक्टर नहीं है और सिर्फ ऑनलाइन कोर्स करके यह सब कर रहा है, तब वह डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह घायल आदमी क्रॉफोर्ड को बताता है कि वही किलर रोग था जिसने यह पूरा हमला और धमाका किया। इस घटना के बाद उस रात क्रॉफोर्ड को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। उस सपने में उसे दिखता है कि वही खतरनाक किलर उसके दोस्त को मार देता है। वह जागता है और देखता है कि उसका फोन बज रहा है। जब वह फोन उठाता है तो दूसरी तरफ जेनी होती है, जो चाहती है कि वह अपने बेटे का बास्केटबॉल मैच देखे, लेकिन वह जेनी को बताता है कि उसे अपने दोस्त टॉम का हत्यारा मिल गया है। यह सुनकर जेनी गुस्से में कहती है कि इसी जुनून, कातिल को पकड़ने की जिद की वजह से उनकी शादी खत्म हो गई थी और वह कॉल काट देती है। इसके बाद क्रॉफोर्ड एफबीआई के मुख्य दफ्तर पहुंचता है और वहां एक स्नाइपर भी आता है। मारिया और बाकी एफबीआई टीम मिलकर इस केस के बारे में बात करती है। टीम को लगता है कि रोग नाम का हत्यारा याकूजा गैंग और उनके लीडर शिरो को धोखा दे चुका है। बड़ी क्रिमिनल गैंग ट्रायड्स है जिसका लीडर चोंग है, जो बहुत खतरनाक और बेरहम आदमी माना जाता है। मतलब रोग इन दोनों खतरनाक
गैंगों के बीच फंस चुका है। रोग अपनी बंदूकें उठाता है और किसी मिशन पर निकल जाता है। वह कैलिफोर्निया में चोंग के बड़े घर हवेली पहुंचता है। चोंग अपनी पत्नी से रोग को मिलवाता है और याकूजा गैंग के जिन लोगों को रोग ने मारा है उसके लिए उसे शाबाशी देता है। चोंग उससे पूछता है कि वह किसके प्रति वफादार है। रोग साफ कह देता है कि वह किसी का आदमी नहीं है और किसी के आदेश नहीं मानता। रोग वहां से चला जाता है और चोंग अपने 2 लोगों को उसका पीछा करने भेज देता है। दूसरी तरफ जापान में शिरो अपने आदमी के साथ तलवार से अभ्यास कर रहा होता है। दोनों की तलवारें लड़ाई के दौरान आपस में टकराती रहती हैं। वह लड़का गलती से शिरो को चोट पहुंचा देता है। लड़का डर कर माफी मांगता है, लेकिन शिरो उसे कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद शिरो अचानक उस लड़के को जोर से मुक्का मारता है और अपनी बेटी कीरा के साथ वहां से चला जाता है। शिरो अपनी बेटी कीरा को वहां जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। कीरा घोड़ों की सुरक्षा के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने निकल जाती है। उधर क्रॉफर्ड एक गुप्त फाइटिंग क्लब में जाता है जहां उसे बेनी नाम का एक आदमी मिलता है। दोनों एक अलग कमरे में जाते हैं और बेनी कहता है कि उसे रोग के बारे में कुछ पता है। जानकारी मिलती है कि रोग ने उस आदमी को मार दिया जो गोलियां बनाता था। उसने 2 डॉक्टरों को भी मार दिया जो चेहरे की सर्जरी करते थे। इन तीनों की मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई। तीसरा सर्जन लापता बताया जा रहा है। इसके बाद कहानी का दृश्य बदल जाता है और ट्राइड्स गैंग के लोग अपने एक मुखबिर को पैसे देते हुए दिखाई देते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। वह तथाकथित घोड़े सही सलामत हैं और उन्हें ट्रकों के अंदर रखा जाता है। देखने में यह साधारण ट्रक लगते हैं, लेकिन असल में उनके अंदर कोई बहुत बड़ी और कीमती चीज छिपी हुई है। ट्रकों के साथ जो लोग हैं वे जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। अचानक पुलिस ट्रकों को चारों तरफ से घेर लेती है। सभी पुलिस वाले तुरंत अपनी गाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं और याकूजा को तलाशी के लिए एक बाड़ की तरफ धकेलते हैं। वहां एक पुलिस कैप्टन भी आता है जो पहले से रिश्वत ले चुका है। वह याकूजा के आदमी से कहता है कि उसे उसका पैसा तुरंत चाहिए। वह पैसों का पैकेज लेता है और उन्हें जाने की अनुमति दे देता है। अचानक ट्राइड्स गैंग के लोग हमला कर देते हैं और ट्रकों में घुस जाते हैं। वे ट्रकों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस पूरे हमले को रोग थोड़ी दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। कुछ ही सेकंड में कारों में छिपा हुआ माल चेक किया जाता है। पता चलता है कि वे घोड़े असली घोड़े नहीं बल्कि पूरी तरह सोने से बने हुए थे। इस काम के बदले रोग को पैसे मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद असली पुलिस और क्रॉफर्ड भी उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि याकूजा गैंग के कई लोग मारे जा चुके हैं। क्रॉफर्ड समझ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है। वह कहता है कि इतनी आसानी से याकूजा को बिना हथियारों के कारों से बाहर पुलिस ही निकाल सकती है। मतलब यह भी हो सकता है कि वे लोग नकली पुलिस बनकर आए हों। अगले दिन FBI टीम एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहां क्रॉफर्ड को वही रिश्वतखोर पुलिस कैप्टन मिल जाता है। क्रॉफर्ड गुस्से में उसे बहुत मारता है। कैप्टन डरकर बताता है कि किसी आदमी ने उसके परिवार को धमकी दी थी। खास तौर पर उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी, इसलिए उसे मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ी। जब वे कैप्टन को बाहर ले जा रहे होते हैं, अचानक कोई गोली मार देता है। पता चलता है कि गोली रोग ने मारी और वह बंदूक फेंक कर भाग जाता है। क्रॉफर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है और बदला लेना चाहता है। वह पूरी ताकत से रोग के पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों भागते भागते दीवारों और छतों पर कूदते हुए पार्कौर करते हैं। आखिरकार क्रॉफर्ड उसे पकड़कर खिड़की से बाहर गिरा देता है। फिर सैन फ्रांसिस्को में याकूजा के मुख्य ठिकाने से एक आदमी अचानक लापता हो गया है। किरा सीधे 2 बड़े बॉस के दफ्तर में जाती है और उन्हें मात देकर दिखा देती है कि अब असली सत्ता और कंट्रोल उसी के हाथ में है। अगले दिन क्रॉफोर्ड को एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी असली पहचान छिपाने के लिए आवाज बदलकर बात करता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के वह व्यक्ति क्रॉफोर्ड को चोरी हुए माल की जगह बता देता है और फोन काट देता है। ये जानकारी मिलते ही FBI और पुलिस जल्दी से चांग के गोदाम पर पहुंच जाती है। वे चांग को तलाशी का वारंट दिखाते हैं और चांग अपने आदमियों को दरवाजा खोलने का हुक्म देता है। जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें वहां एक आदमी अकेला खड़ा दिखाई देता है और उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा जाता है। पता चलता है कि वह आदमी असल में रोग है, लेकिन उसके पासपोर्ट पर विक्टर शॉ नाम लिखा हुआ है। क्रॉफोर्ड उसके चारों ओर घूमता है और कहता है कि सर्जन ने अच्छा काम किया है, लेकिन उसे वे आंखें याद हैं। क्रॉफोर्ड उससे सवाल करता है और याद दिलाता है कि उसने उसके दोस्त और उसके परिवार को मार दिया था। फिर भी वह हत्यारा कुछ नहीं बोलता। वह आदमी चुप ही रहता है। विक वापस आकर बताता है कि पूरे वेयरहाउस में कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए वे रोग को गिरफ्तार नहीं कर सकते और सिर्फ उसकी तस्वीर लेकर वापस लौटना पड़ता है। चांग अपने घर में रोग की तारीफ करता है कि उसने पुलिस के आने से पहले सबूत छिपा दिए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पुलिस
को खबर भी रोग ने ही दी थी। दूसरी तरफ क्रॉफोर्ड बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे अभी भी अपने दोस्त और उसके परिवार की मौत का दर्द और गुस्सा सताता है। कुछ दिनों बाद जब रोग अपनी बंदूक से खेल रहा होता है तो चांग की बेटी भी उसके साथ खेलने लगती है। बेटी की माँ यह देखकर रोग को चेतावनी देती है कि वह अपने खतरनाक काम को परिवार से अलग रखे। उसी रात एक याकूजा बाइकर ट्रायड के इलाके में जाकर झगड़ा करता है, जिससे ट्रायड के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वह ड्राइवर चालाकी से ट्रायड के लोगों को याकूजा के इलाके में ले जाता है और वे खुद को दुश्मन के इलाके में देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे पर हमला करके भयानक लड़ाई शुरू कर देते हैं। रोग दूर खड़ा होकर खुद को दिखाता है ताकि वह ट्रायड के लोगों के चेहरे पर डर और हैरानी देख सके। रोग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और अंत में ट्रायड के आखिरी बचे व्यक्ति को पकड़ लेता है। अंत में रोग उस आखिरी आदमी को भी मार देता है। अगले दिन उस लड़के की जान चली जाती है। FBI के लोग उस जगह पहुंचते हैं और सड़क पर हुए भयानक कत्लेआम को देखते हैं। अब जो हालात बनने वाले हैं वे बहुत खतरनाक हैं और दो गैंगों के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है। इस बीच चोंग अपने आदमियों से कहता है कि वे अभी जवाबी हमला न करें, क्योंकि अगर वे लड़े तो सब कुछ दांव पर लग जाएगा। चोंग रोग को जिम्मेदारी देता है कि लड़ाई के समय उसकी पत्नी और बेटी को कोई नुकसान न पहुंचे और वे पूरी तरह सुरक्षित रहें। रोग अपने से ठीक नीचे के अफसर के पास जाता है जिसके भाई को उसी ने मारा था और उसे एक माचिस की डिब्बी देता है जिसमें याकूजा के एक सेफ हाउस सुरक्षित ठिकाने की जगह लिखी होती है। उस सेफ हाउस पर FBI घात लगाकर बैठ जाती है, जबकि याकूजा के लोग आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। वे सब हंस बोल रहे होते हैं और मौज मस्ती कर रहे होते हैं। FBI के एजेंट देखते हैं कि ट्रायड्स गैंग का आदमी याकूजा के एक सदस्य को मार रहा है, इसलिए वे तुरंत अपने अधिकारी क्रॉफोर्ड को इसकी जानकारी देते हैं। मतलब चोंग ने उन्हें लड़ाई न करने को कहा था, लेकिन ट्रायड्स उसके आदेश को नहीं मानते और सीधे टी हाउस में घुस जाते हैं और जो भी उन्हें नजर आता है उसे मारना शुरू कर देते हैं। टी हाउस की पतली कागज की दीवारों के पार भी वे गोलियां चलाते हैं और याकूजा के ज्यादातर लोगों को मार डालते हैं। याकूजा भी ट्रायड्स पर जवाबी हमला करते हैं। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी होती रहती है और आखिर में अंदर मौजूद सभी याकूजा सदस्य मर जाते हैं। क्रॉफोर्ड अचानक वहां पहुंच जाता है और विक के साथ मिलकर वे टी हाउस के अंदर घुस जाते हैं। FBI के एजेंट तुरंत ट्रायड्स के लोगों को घेर लेते हैं और उन पर बंदूकें तान देते हैं। FBI ट्रायड्स के लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करने लगती है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है और रोग ट्रायड्स के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इस अचानक हुई भगदड़ और गड़बड़ी का फायदा उठाकर कुछ ट्रायड्स के लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं। मारिया भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। लड़ाई के दौरान विक को गोली लग जाती है और क्रॉफोर्ड को भी जमीन पर गिरा दिया जाता है, क्योंकि उस समय टी हाउस के अंदर FBI का सिर्फ वही एक सदस्य बचा होता है। दुश्मन लोग उसे पकड़कर काबू करना चाहते हैं, लेकिन क्रॉफोर्ड बहुत तेज और कुशल है। वह एक के बाद एक आदमी को ढेर करता जाता है और आखिर में उसे एक कमरे में पड़ा हुआ आखिरी याकूजा सदस्य दिखता है जो घायल होता है। क्रॉफोर्ड उसे गोली मार देता है और बाहर निकलता है। बाहर उसे रोग अपनी कार में बैठा हुआ दिखाई देता है। क्रॉफोर्ड तुरंत उसका पीछा करने लगता है और दोनों बहुत तेज गति से गलियों से गुजरते हुए भागते हैं। रोग को इसमें काफी मजा आ रहा होता है, लेकिन क्रॉफोर्ड अपने दोस्त के हत्यारे को हर हाल में पकड़ना चाहता है। बदकिस्मती से क्रॉफोर्ड का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पूरी तरह से टूट फूट जाती है, जिससे रोग को तेजी से भाग निकलने का मौका मिल जाता है। अगले दिन रोग चोंग को फोन करके बताता है कि उसके आदमियों ने उसके आदेशों का उल्लंघन किया और वे सभी मारे गए। रोग बोलता है कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यह पता चलता है कि रोग फिर से याकूजा गैंग में शामिल हो गया है और उसे चोंग, उसकी पत्नी और बच्चे को मारने का काम मिला है, लेकिन वह ऐसा करने में झिझक रहा है। उधर जेनी क्रॉफोर्ड से पूछती है कि घर के बाहर इतने हथियार वाले लोग क्यों खड़े हैं। जेनी उसे डांटती है और कहती है कि उसका पागलपन सबको मरवा देगा। बेनी क्रॉफोर्ड को फोन करके बताता है कि उन्हें मेक्सिको में तीसरा प्लास्टिक सर्जन मिल गया है। कुछ घंटों में ही दोनों उस सर्जन को ढूंढ लेते हैं और पकड़ लेते हैं। वे उसे बंदूक दिखाकर सच्चाई बुलवाते हैं। सर्जन बताता है कि उस आदमी का चेहरा बहुत खराब था और उसने सब ठीक किया। सर्जन कहता है कि अब रोग उसी आदमी जैसा दिखता है। चोंग के आलीशान घर में वह अपने परिवार को वहां से निकलने के लिए तैयार कर रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक खतरनाक कातिल घर में आ चुका है। चोंग अपनी दराजों को खाली करना शुरू ही करता है कि उसका सबसे खास आदमी अंदर आता है और उस पर बंदूक तानते हुए कहता है कि चोंग एक गद्दार है। दोनों लड़ने लगते हैं और गोली चलाते हैं। तभी रोग वहां आकर हमलावर को पकड़ लेता है। चोंग हैरान होकर कहता है कि यह आदमी तो खुद को उसका सच्चा दोस्त बता रहा था। रोग उससे कहता है कि वह बिल्कुल सही कह रहा था और इसी के साथ वह चोंग को गोली मार देता है। उसी वक्त बाहर याकूजा के लोग सारे गार्ड्स को मार देते हैं और FBI
का एक सदस्य क्रॉफर्ड को इस बात की खबर देता है। रोग वहां से निकल पड़ता है। चोंग की पत्नी और बेटी के पास बाहर गोली चलने की आवाज आती है। याकूजा के लोग सबूत के लिए लाशें देखना चाहते हैं और रोग उस आदमी को मारने का फैसला करता है जिसने यह मांग की। बाकी लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन रोग अकेले ही सबको मार देता है। ऐसा लगता है कि रोग ने चोंग की पत्नी और बेटी को नहीं मारा और उन्हें कार तक ले जाकर भागने का मौका दिया, जैसा उसने पहले वादा किया था। क्रॉफर्ड समझ जाता है कि रोग दोनों गैंग्स को आपस में लड़वा रहा है। अब कहानी और ज्यादा मजेदार और रोमांचक हो जाती है। शिरो शहर में आता है और अपनी बेटी से कहता है कि वह उसे वापस जापान ले जाना चाहता है। ठीक उसी समय क्रॉफर्ड शिरो के पास आता है। क्रॉफर्ड उसे फोटो दिखाता है जिसमें रोग अपने ही लोगों को मार रहा है और पूछता है कि क्या शिरो भी इसमें शामिल है। शिरो ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और क्रॉफर्ड वहां से चला जाता है। अगले दिन रोग शिरो से मिलने जाता है और उसके पास सूटकेस होते हैं जिनमें सोने के घोड़े हैं। रोग शिरो को नमस्ते करता है और यह पहली बार होता है जब वे आमने सामने मिलते हैं। शिरो को गिफ्ट के तौर पर सोने के घोड़े मिलते हैं और रोग को भी एक सूटकेस दिया जाता है। जब रोग सूटकेस खोलता है तो उसमें पैसे और एक फोल्डर होता है जिसमें उसके धोखे से जुड़ी फोटो होती है। शिरो अपने लोगों को आदेश देता है कि उस आदमी से सख्ती से पूछताछ करें ताकि पता चल सके उसकी पत्नी और बच्चा कहाँ छिपे हैं। शिरो घोड़ों को मारकर चेक करता है और समझ जाता है कि वे असली नहीं बल्कि नकली हैं। इसी बीच रोग उसे ले जा रहे आदमियों में से एक को मार गिराता है। दूसरा आदमी बहुत ताकतवर होता है और अच्छी लड़ाई करता है, लेकिन अंत में वह भी मारा जाता है। शिरो नीचे आता है, तभी अचानक विस्फोट होता है और वह घायल होकर कमजोर पड़ जाता है। फिर वो बड़ी सफाई से 4 गोलियों का इस्तेमाल करके 4 आदमियों को मार गिराता है। शिरो तलवार निकालता है और रोग भी बंदूक छोड़कर तलवार से लड़ने का फैसला करता है। दोनों तलवार लेकर खड़े होते हैं और शिरो सवाल करता है कि इतने समय बाद रोग ने उसे धोखा क्यों दिया। रोग बताता है कि 3 साल पहले शिरो ने जो खास हत्या का आदेश दिया था उसी वजह से यह सब हुआ। फिर दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। रोग बहुत तेजी से शिरो को हरा देता है और उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है। रोग गुस्से में कहता है कि शिरो को उस औरत और उसकी बेटी को नहीं मारना चाहिए था। रोग बताता है कि पहले टॉम बच निकला था और लड़ाई में असली रोग मर गया था। टॉम ने सच छिपाने के लिए रोग के चेहरे को खराब कर दिया ताकि कोई पहचान न सके और सच्चाई यह निकलती है कि रोग असल में टॉम ही था जिसने खुद को बदल लिया था। टॉम का एक ही लक्ष्य था, शिरो से बदला लेना और उसे मारना, लेकिन शिरो बताता है कि असली गद्दार क्रॉफर्ड था जिसने सब कुछ शुरू किया। टॉम आखिर में शिरो को मार देता है। अगले दिन चांग की पत्नी को एक पार्सल मिलता है। उसके अंदर रखे एक नोट में लिखा होता है कि वह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे और एक तोहफे के तौर पर वह सोने का घोड़ा अब हमेशा के लिए उसी का है। इसी बीच कीरा को भी एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर अपने पिता की लाश देखकर वह हैरान और दुखी हो जाती है। टॉम क्रॉफर्ड को फोन करता है और मिलने को बुलाता है। क्रॉफर्ड अपने स्नाइपर के साथ वहां बंदरगाह के पास चला जाता है और रोग को बाहर आने के लिए बुलाता है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बहुत तेज गति से एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों फावड़े से हमला करते हैं और फिर हाथों से लड़ाई शुरू कर देते हैं। टॉम पूछता है कि शिरो ने उसके परिवार को मारने के बदले क्रॉफर्ड से क्या वादा किया था। क्रॉफर्ड को सच्चाई समझ आ जाती है कि रोग ही टॉम है। टॉम दुख के साथ कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसके परिवार का गुनहगार उसका दोस्त ही निकलेगा। क्रॉफर्ड माफी मांगता है। टॉम कहता है कि उसका पुराना इंसान अब खत्म हो चुका है। जब स्नाइपर टॉम को मारने वाला होता है तब क्रॉफर्ड उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। क्रॉफर्ड टॉम को बचाते हुए खुद मर जाता है। इसके बाद टॉम, जो अब रोग बन चुका है, कार में बैठता है। उसकी कार में दूसरा सोने का घोड़ा भी रखा होता है। वह तेजी से अपनी नई राह पर निकल जाता है। यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।